गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं CS शर्मा HOD फिजिक्स रिलायबल इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज 24 जून को जेई मेन की 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ। जो पहला एग्ज़ाम था वो सुबह 9 से लेकर के 12 के बीच में था और जो दूसरा एग्ज़ाम था वो 3 से लेकर के 6 के बीच में था। 6:30 के आसपास जब बच्चे बाहर आए तो बच्चों का जो ओवरऑल फीडबैक था फिजिक्स को लेकर के, अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल फीडबैक ये था कि पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ज़्यादातर क्वेश्चंस क्लियर कट थे और अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस रिलायबल के स्टडी मटेरियल के साथ काफ़ी सिंक में थे। कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट हमारे स्टडी मटेरियल से मैच करते हैं या कहीं ना कहीं उसमें पाए जाते हैं, और लगभग 50% से 60% पेपर ऐसा था जो बच्चों का ऑलमोस्ट सीन था। बाकी जो पेपर था कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली सीन था, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो उनको क्लास में पढ़ाए गए थे या नोट्स में कहीं ना कहीं उन्होंने देखे थे। तो जो पहला पेपर था बच्चों, उसके मॉर्निंग में हमने मेमोरी बेस्ड लगभग 25 क्वेश्चंस रिट्रीव किए और उनका एक सिस्टमेटिक और ऑथेंटिक सॉल्यूशन आपको बना के दिया। तो आप लोग जिन्होंने पहला पेपर दिया है और अगर वो देखना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन उनका सही हुआ है कौन सा गलत हुआ है, तो एक टेंटेटिव आइडिया आपको लग सकता है अगर आप रिलायबल के यूट्यूब चैनल पे जाके उन सॉल्यूशंस को देखते हैं। मैथ्स डिपार्टमेंट और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी इसी तरह से सॉल्यूशंस बनाए और क्वेश्चंस को रिट्रीव किया। जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर के भी सॉल्यूशंस हम लोग धीरे धीरे करके बना रहे हैं। अभी हम लोग 7 से 8 क्वेश्चंस रिट्रीव कर चुके हैं और जल्दी से जल्दी आपके सामने उसके सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस को लेकर के आने की कोशिश हमारी है। और रिलायबल की पूरी टीम, पूरी फिजिक्स टीम लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की क्यूरियोसिटी को शांत किया जाए, उन बच्चों की क्यूरियोसिटी को शांत किया जाए जो कल परसों नरसों आने वाले टाइम में जेईई मेन का एग्जाम देने वाले हैं और इन 2 पेपर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले पेपर्स की रूपरेखा कैसी होगी। Along with this, जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जो जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं हर एक पेपर में उसका क्वेश्चन पाया जा रहा है, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो या अगर बात करें तो कार्नो इंजन का इसके अंदर क्वेश्चन है। तो वो जो क्वेश्चन स्पेसिफिक टॉपिक्स के हैं इसमें है, डेफिनेटली हमको देखने को मिल रहे हैं। मैंने भी बच्चों से बात की तो बच्चों का ये कहना था कि इस वाले पेपर में डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन का ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने देखा नहीं, लेकिन इसके पिछले वाले पेपर में, सुबह वाले पेपर में डिफ्रैक्शन का एक क्वेश्चन था। अभी और क्वेश्चन आना बाकी है, तो हो सकता है कि वो टॉपिक्स जो कि अभी दिख नहीं रहे वो कवर हो जाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले फर्स्ट पेपर के सोल्यूशन में बोला था, हो सकता है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होने की वजह से कोई डेटा मिसमैच हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी सी मिसमैच हो, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि हमें इन क्वेश्चन से केवल अंदाजा लगाना है कि जेईई मेन का पेपर कैसा आया था, प्लस आपको अंदाजा लगाना है कि कॉन्सेप्चुअली आपने क्वेश्चन को सही किया था या नहीं किया था। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 24 जून की शाम वाली जो शिफ्ट है, इवनिंग वाली शिफ्ट है, उसके पेपर के फिजिक्स के सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन जो हम रिट्रीव कर पाए स्टूडेंट से, वो क्वेश्चन ये था, देयर वाज अ पार्टिकल व्हिच इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन एक्टेड बाय अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। बच्चे का कहना है कि एक पार्टिकल पे लगातार 10 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स लग रहा था। तो अगर आपने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, मान लीजिए आपने यू स्पीड से उसको ऊपर फेंका, तो रिटार्डिंग फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ऐड हो जाएगा, राइट? ये कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाता है? अगर मान लो किसी मैक्सिमम हाइट पे जाता है और वहां जाकर के मान लीजिए रुक जाता है, उसकी स्पीड अगर 0 हो जाती है वहां जाते जाते, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से लेकर वहां तक का जो टाइम है हम ऐसे निकाल सकते हैं, h इज इक्वल टू v फाइनल इंटू टाइम ऑफ असेंट माइनस हाफ इंटू जो नेट एक्सीलरेशन होगा a नेट इंटू टाइम ऑफ एसेंट होल स्क्वायर। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं इसको, माइनस हाफ इंटू ए नेट इंटू टाइम ऑफ एसेंट होल स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर आई कैन कैलकुलेट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एच डिवाइडेड बाय ए नेट। आपको बता दूं ए नेट की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, ए नेट इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन मास विच मींस 10 अपॉन m प्लस g। यहां थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज था तो हमने डेटा के हिसाब से एडजस्ट किया। एक बच्चा बता रहा था कि इसका मास जो है 10 ग्राम था, एक बच्चा बता रहा था कि इसका मास जो है 5 किलो था।
तो डेटा के हिसाब से आंसर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, ऑप्शंस को देख के ऐसा लग रहा है कि इसका मास शायद 5 किलो रहा होगा। हम लोग 5 किलो मास मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर 5 kg इसका मास मान लिया जाए बच्चों, तो जिस टाइम इसको ऊपर फेंका गया था उस टाइम इसका जो नेट एक्सेलरेशन था दैट विल बी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हम टाइम ऑफ असेंट निकाल सकते हैं। ए नेट की जगह क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन द ब्लॉक इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो वापस से h डिस्टेंस नीचे चलेगा। इनिशियल वेलोसिटी विल बी u, और हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू को यहां से निकाल सकते हैं √2h डिवाइडेड बाय a नेट। और डाउनवर्ड जब पार्टिकल आ रहा होगा तो mg लग रहा होगा नीचे, ये जो आपका रिटार्डिंग फोर्स लग रहा था ये लग रहा होगा ऊपर, और इस टाइम पे आपका जो a नेट होगा दैट विल बी g minus 10 by m. So if I consider mass to be 5 kg, your a net will be 8. 10 minus 10 by 5 which is 8. इसका मतलब अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो निकालूं तो टाइम ऑफ एसेंट में बच्चों आता है √2h डिवाइडेड बाय 12, और टाइम ऑफ डिसेंट में आता है √2h डिवाइडेड बाय 8, एंड योर आंसर शुड बी √2 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि t असेंड अपॉन t डिसेंट पूछा था या t डिसेंट अपॉन t असेंट पूछा था। आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर t असेंड अपॉन t डिसेंट पूछा था तो ये आंसर होगा। अगर मान लीजिए t डिसेंड अपॉन t असेंड पूछा था तो आंसर विल बी √3/2। मेरे हिसाब से इस लैंग्वेज के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी √2 डिवाइड बाय √3। शायद मार्कर का जो कलर है वो वाइट हो रहा है, तो ये करेक्ट, अरे यार, √2/√3 यानी कि ये आंसर आएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बच्चों हमारी शीट में ऑलरेडी था, उसके अलावा जेईई एडवांस में बहुत पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अलग अलग वेराइटी से क्वेश्चन आता है। आपको देख सकते हैं एक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और ड्यूटेरियम, दे आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद सेम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv डिवाइडेड बाय qb, और इसको अपन लोग लिख सकते हैं √2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय qb. In short, we can say radius is proportional to square root of mass divided by q, because all other parameters are same, like kinetic energy is same, magnetic field is same. तो अगर मैं इनकी रेडियस का रेशियो निकालना चाहता हूँ rp, r alpha and then r deuterium, that ratio will be √m, प्रोटॉन का मास mp होता है बच्चों, तो अंडर रूट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय चार्ज होता है प्लस ई। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली, डिवाइड बाय चार्ज हो जाएगा डबल, और ड्यूटेरियम का मास होता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज जो होगा दैट विल बी प्लस ई। सो योर रेशियो विल बी 1, ये देखो ये बन जाएगा 1, बिकॉज ये अंदर जाके √4 को डिवाइड करके वो क्या बन जाएगा 1, और ये लास्ट में बचेगा आपके पास √2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों होगा 1:1:√2। अगर मैं इसके पिछले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा मैं, है ना। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, न्यूटन्स लॉ लगाते टाइम कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, रिटार्डिंग फोर्स का वो कई बार मतलब नहीं समझ पाते हैं। रिटार्डिंग फोर्स मीन्स इट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ऊपर जा रहा है तो नीचे है, नीचे आ रहा है तो ऊपर है, तो इसलिए इसको तो अपन ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं ईजी कैटेगरी में रखूंगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। तो जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो सर्कुलर पाथ पे चलता है, उसी की रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें अपन यूज कर रहे हैं।
इसके पहले सुबह वाले पेपर में भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, और अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन इज ऑलवेज जीरो एंड द काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। इतनी सी बात पे क्वेश्चन था एसर्शन रीजन वाला, तो वो क्वेश्चन भी इसी टॉपिक का था, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। Moving to the next question, third question, which is supposed to be the simplest question in this entire paper, अगर ऐसा का ऐसा ही था। ये क्वेश्चन है बच्चों सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर से, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज दे रखी है, एक बॉल को आप ऐसे बांधते हो, धक्का मारते हो, और उसके बाद वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जाता है, और बड़े सिंपल से ऑप्शन है जिसका कोई भी जवाब दे सकता है, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। पहला ऑप्शन है टेंशन इज कांस्टेंट एवरीवेयर। हम सब जानते हैं कि इसके अंदर टेंशन वेरी होती है, और सबसे छोटी टेंशन आती है ऊपर वाले पॉइंट पे, और सबसे बड़ी टेंशन आती है नीचे वाले पॉइंट पे। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक भी है कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे क्या होता है, mg भी नीचे की तरफ होता है और mv² बार आपका ऊपर की तरफ होता है। हालांकि स्पीड भी छोटी होती है वहां पे, और जो सबसे लोएस्ट वाला पॉइंट होता है उसमें mg भी नीचे की तरफ होता है और mv²/r भी नीचे की तरफ होता है। यहाँ पर जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर जो स्पीड होती है वो मिनिमम स्पीड होती है। लेकिन दिस इज द पॉइंट वेयर टेंशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द पॉइंट वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड mg, दोबारा बोल रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट वेयर टेंशन mg एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर सच दैट टेंशन एंड mg आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो टेंशन सबसे छोटी आती है, आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ये पॉइंट वो है जहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, और mv²/r जो है वो नीचे की तरफ है। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी सर्कुलर मोशन पढ़ा होता है तो एक कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज है। यहाँ पे होती है मिनिमम टेंशन, यहाँ होती है मैक्सिमम टेंशन। क्वेश्चन में अगर यही पूछा गया है कि मिनिमम टेंशन कहाँ होती है, तो बच्चों वो होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। अगर इसमें पूछा जाता कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ होती है, तो वो आनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस लैंग्वेज इज सी। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फ्रिक्शन का मिला जुला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस फ्रिक्शन। You have 2 point charges which are separated by a distance L on a rough horizontal surface and in equilibrium। आप देख सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्ज जो कि एक जैसे हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स उसको बैलेंस कर रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है two identical charges of mass this are separated by distance on a rough horizontal surface and in equilibrium। तो पूछा हुआ है कि L बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जस्ट इन इक्विलिब्रियम। जस्ट इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम जस्ट अभी आया है, क्योंकि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है 0 से लेकर म्यू mg तक कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ये लिमिटिंग केस है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू को मैं म्यू mg ले सकता हूँ। अदरवाइज f जो है ये तो कंफर्म है f के बराबर है, बट दिस इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg। सो टेक्निकली इट इज जस्ट इक्विलिब्रियम। अगर जस्ट इक्विलिब्रियम दिया होगा तभी आप ये आंसर दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया है। आई कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज kq² डिवाइडेड बाय L² and this should be less than equal to mu mg, right? So L should be more than equal to kq² divided by mu mg under root। जस्ट इक्विलिब्रियम वाले केस में इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर इससे छोटी डिस्टेंस हुई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फ्रिक्शन उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द लिमिटिंग डिस्टेंस। इससे ज़्यादा डिस्टेंस अलाउड है, इससे कम डिस्टेंस अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो फोर्स छोटा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटा होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिट होती है 0 से लेकर म्यू mg तक की होती है, इट विल बी एबल टू बैलेंस इट। तो जस्ट इक्विलिब्रियम वाले केस में इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ये आएगा। आपको सब कुछ दे रखा है, यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ चार्ज,
चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है, उसके अलावा आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, मास आपको दे रखा है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करके L की वैल्यू को निकाल सकते हैं. दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ L. यू कैन से दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ L. इससे बड़ी अलाउड है. तो ये 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने आपके सामने बनाए. बाकी सब क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं बहुत जल्दी रिलायबल की जो सॉलिड फिजिक्स टीम है वो आपके सामने लेकर के आने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. रिलायबल की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की जो और भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहें. प्लस वो बच्चे जो आपको लगता है कि जेई मेन और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हो सकते हैं, आप उन बच्चों तक भी इस नॉलेज को पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी जानकारी दीजिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.